आयंगा सीरियन। मैं सारुल हसन और मैं कोरिया में जो है पीएचडी कर रहा हूँ। और जितने भी जानने वाले दोस्त हैं, दोस्त बाबा हैं, जब उनसे डिस्कस होता है तो वो अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई तुम कैसे गए कोरिया, क्या प्रोसेस है कोरिया जाने का, कैसे हम लोगों को जो है एडमिशन मिल सकता है कोरिया में। तो उसके लिए आज मेरे साथ जो है ना एक बहुत स्पेशल मेहमान है, क्योंकि मैं टोसन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। तो टोसन यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं डॉक्टर अशरफ। कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे पहले जो है ना वो आप काइंडली बताना पसंद करेंगे कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं और आपकी जो अर्ली एजुकेशन है। जो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ नौशहरा से, और मेरी जो बैचलर्स की डिग्री की है वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से की है 2008 से 11 के बैच में। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एमएस इन टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग फ्रॉम महर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया है। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया अगर मैंने एकेडेमिया में सर्वाइव करना है ना तो मुझे पीएचडी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसके बाद सर्चिंग स्टार्ट की। लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं कोरिया ही आऊँ। उसकी रीज़न ये थी कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री है और मेरा बैकग्राउंड चूँकि आईटी से था तो मैंने इसलिए कोरिया को टारगेट किया। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मुझे रिस्पांस आना शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद मतलब हमारी डील हो गई और फिर मैं यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आ गया। आपने सिर्फ किसी एक प्रोफेसर को टारगेट किया कि मतलब डिफरेंट प्रोफेसर्स को टारगेट किया, कैसे किया, ईमेल की, मतलब वो क्या प्रोसेस क्या था सारा? सबसे पहले तो जो आपका अगर आप पीएचडी करने आ रहे हैं तो आपका जो मास्टर्स की थीसिस है ना उसके बैकग्राउंड पे आप प्रोफेसर्स को टारगेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ना स्क्रीन करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। फिर उसके बाद आपने डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने प्रोफेसर्स को टारगेट करना है जिसका बैकग्राउंड आपका मास्टर्स के साथ मैच हो रहा है। तो ये है पीएचडी के लिए। और इसके बाद आपने ना ईमेल करने हर प्रोफेसर्स को, लेकिन डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर को ईमेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर का कांटेक्ट है वो मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि आज मुझे इस स्टूडेंट ने इस कंट्री से ईमेल किया। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड है कि आप डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर को एट वन टाइम ईमेल करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम में रिस्पांस नहीं आता फिर आप दूसरे प्रोफेसर को टारगेट कर सकते हैं उसी डिपार्टमेंट में। तो अगर आप मल्टीपल ईमेल्स करेंगे मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ रिस्पांस। फिर रिस्पांस के बाद डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरव्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोफेसर डायरेक्टली इंटरव्यू ले लेता है और कुछ में पैनल इंटरव्यूज होते हैं। तो ये प्रोसेस है पीएचडी में आने के लिए। और एमएस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बैचलर्स में आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है या आपके जो मेन कोर्सेज हैं आप उसके बेस पे प्रोफेसर को डिसाइड करते हैं। तो उस बेस पे आपने फिर चूंकि यहाँ पे जितनी भी डिग्रीज होती है कोरिया में वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, तो आपने सर्च करना है उस प्रोफेसर का जो लैब है या उनके जो रिसर्च पब्लिकेशन है उनमें आपने स्क्रीनिंग करनी है कि आया जो ये लैब है जो मेरी बैकग्राउंड है उसके साथ मैच करती है या नहीं करती है। ये जो मैं मैच का कह रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे आ जाते हैं यहाँ पे, उनको फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 7 साल गुजारे हैं तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। अगर कुछ स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर वो सर्वाइव नहीं करते और फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही वो फिर यहाँ से चले जाते हैं विदाउट कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज। तो ये तो ऐसा इशू बन जाता है अगर आपका बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा। सही हो गया। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको प्रोफेसर का रिस्पांस आता है, उसके बाद प्रॉपर क्या आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में कि मतलब वो भी प्रोफेसर आपका सारा टैकल करता है? एडमिशन प्रोसेस उसका क्या है? एडमिशन प्रोसेस तो अगर प्रोफेसर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर वो रिकमेंड करता है कि आप ठीक है अप्लाई कर दो, तो उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन ऑफिस के। पहले कम्युनिकेशन आपकी प्रोफेसर के साथ है, फिर प्रोफेसर से जब अगर एक्सेप्टेंस मिलती है, प्रोफेसर अगर एक्सेप्ट कर रहा है आपको, अपना स्टूडेंट दे रहा है वो आपको, उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जी। फिर वो सारा प्रोसेस आप करेंगे और फिर ऑब्वियसली फिर उसके बाद क्या वीज़ा का प्रोसेस वो कैसे है? सबसे पहले तो एडमिशन के लिए जो अप्लाई करना है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी करनी है। उसमें जो मैट्रिक से लेके एफएससी। सॉरी मैं इसमें एक चीज़ ऐड मजीद कर देता हूँ कि अब क्या होता है कि जब
मेजॉरिटी जब स्टूडेंट्स जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली कुछ होमवर्क भी मतलब बंदे को करना चाहिए ना साथ साथ। उसमें फिर क्या आ जाता है कि प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिल गई वीजा के लिए, डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देते हैं। अब कुछ टाइम जो है ना आपके पास होता है एडमिशन या एक्सेप्ट, जब प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करता है और जब एडमिशन की डेडलाइन होती है उसमें थोड़ा सा आपके पास टाइम होता है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब लेट्स से आपको अपनी जो डिग्री और आपकी सर्टिफिकेट्स हैं सारे वो टेस्ट भी करवाने होते हैं। अब वो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब बिल्कुल डेडलाइन के करीब जब डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं यूनिवर्सिटी को, तो उधर आके फिर मसला आ जाता है जी कि आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट नहीं। फिर वो टेस्टेशन के लिए जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो एक लेंथी प्रोसेस है पाकिस्तान में। और लेट्स से अगर वो हो गया, अगर नहीं हो सका, तो उस मामले में यूनिवर्सिटी आपको कुछ थोड़ी बहुत करती है, मतलब सपोर्ट करती है कि ठीक है एक हफ्ता तक तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादा वो आपको एक हफ्ता देते हैं या मैक्सिमम 2 हफ्ते, वो भी प्रोफेसर के कहने पे आपको मिल जाता है 2 हफ्ते। लेकिन अगर आपने वाकई डिसाइड किया कि मैंने जाना ही है, तो आप पहले मतलब जैसे आपने कहा होमवर्क करना चाहिए, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ना रेडी होने चाहिए पहले से। आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए HEC से। अभी हमारे टाइम पे कुछ प्रोसेस आसान था, हम एम्बेसी से नहीं करते थे। अब इन्होंने एम्बेसी का भी ट्रैक डाल दिया है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से भी करने हैं, अटेस्ट करने हैं, तब जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने के बाद फिर वो आते हैं, आप भेजते हैं कोरिया। और कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे इल्म में, हमारे लैब में एक बंदे ने सेंड किए थे पाकिस्तान पोस्ट से, तो वो एडमिशन डेडलाइन गुजरने के बाद पहुंच गए थे। तो एक दफा प्रोफेसर मुझे कहता है कि भाई ये इररिस्पॉन्सिबल बंदा है, इसको मैं कैसे रख सकता हूँ कि उसको ये भी नहीं पता कि डेडलाइन कब है। तो इस तरह के सिचुएशंस को आपने अवॉइड करना है और आपने फास्टेस्ट डिलीवरी जो है ना वो यूज करना है। जैसे DHL हो गया, DHL जो है ना वो स्टूडेंट के लिए ना डिस्काउंट भी देता है। हमारे टाइम पे भी डिस्काउंट था और अभी भी वो दे रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस पे वो आपको सेंड करते हैं और विद इन 5 वर्किंग डेज में वो कोरिया पहुंच जाती है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद प्रोफेसर वाला मामला हो गया। उसके बाद जो है अब आ जाते हैं वीज़ा प्रोसेस। जी। अब वीज़ा, कोरिया का जो वीज़ा है वो मतलब वीज़ा एक पाकिस्तान में तो एक मिथ ही है ना कि वीज़ा एम्बेसी जाएंगे, आपको पता नहीं आपसे क्या पूछ लेंगे, आपसे क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। कोरिया के बारे में आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत पहले जिस टाइम हमने यहाँ पे आना था, फॉर एग्जांपल 2017 में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस था। यूनिवर्सिटी वालों ने हमें एडमिशन डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए, उसके थ्रू हमने क्या करना था, एम्बेसी जाके वो सबमिट कर देते और हमें वीज़ा 2 दिन नेक्स्ट डे या अदर डे मिल जाता था। अब क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस सख्त कर दिया है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ से चले जाते हैं स्टूडेंट के पास, तो वो सेम प्रोसेस ही है, आपने एम्बेसी ही जाना है, लेकिन आप टाइम कंज्यूमिंग है। और इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी कोरिया ने ये रिस्ट्रिक्शंस रखी है कि प्रोफेसर सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना वो ले सकता है अपने बैंक स्टेटमेंट पे। तो उस वजह से अगर प्रोफेसर मल्टीपल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट ने खुद बैंक स्टेटमेंट बनानी होगी, जो कि $18,000 है। अच्छा। हाँ, तो उस केस में स्टूडेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पे उन्होंने डाल दी है, स्टूडेंट खुद अरेंज करेगा, चाहे उसका पर्सनल हो या पेरेंट्स का हो, पेरेंट्स तक चल जाता है। सही। तो उसके बेस पे ये स्टेप होता है आपका एडमिशन प्रोसेस से पहले। सही। एडमिशन डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले आपने वो बैंक स्टेटमेंट भी सेंड करना होता है, क्योंकि वही बैंक स्टेटमेंट आप यूनिवर्सिटी जो है ना वो फिर एम्बेसी को सेंड करती है, क्योंकि एम्बेसी और यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है ना वो सिंक होता है। वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं सारी चीजें कि स्टूडेंट ने जो डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए किए थे यूनिवर्सिटी को, वही डॉक्यूमेंट्स इसने अभी सबमिट किए हैं वीजा प्रोसेस के लिए या नहीं। तो सारी चीजें वहां से वो क्रॉस चेक करते हैं। और आजकल टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है और अनसर्टेन है, मतलब 1 महीना भी लग सकता है, 1 महीने से ज्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। सही सही हो गया। अच्छा, आप जब जैसे आप आ गए हैं, आपने अपनी जो PhD है वो स्टार्ट कर दी है, आपकी प्रोफेसर के साथ जो इनिशियल कम्युनिकेशन है वो कैसी रही, और उसके बाद जो है वो मतलब कैसे ये सब जो है वो चलता है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऑब्वियसली किसी पाकिस्तानी मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में है, तो वो एक ऑब्वियसली चीजें कुछ काफी सारी चीजें मैच कर जाती है ना। तो इधर आपको कैसे मतलब ऑब्जर्व किया इस सारे, आपको क्या एक्सपीरियंस है इसमें? अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो
ज़रूरी नहीं है कि 100% एरिया मैच होना चाहिए, लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आपका एरिया 100% मैच होना चाहिए। और अगर आपको प्रोफेसर ने फाइनलाइज कर लिया कि आप आ जाए, तो एडमिशन से पहले आप उस यूनिवर्सिटी में, अगर पाकिस्तानी, हर जगह हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, तो आप और फेसबुक पे भी हमारा पेज है पीसाइक के नाम से, तो वहां से आप वेरीफाई कर लें पहले कि आप जिस प्रोफेसर के साथ आपका मतलब एडमिशन या आप कह लें कि एक्सेप्टेंस आपको दी है, तो आप उसके बारे बैकग्राउंड में थोड़ा सा ना सर्च कर लें, लोगों से मालूमात ले लें, उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से आप पूछ लें कि ये मेरा प्रोफेसर है, मैंने इसके पास आना है, तो वो आपको बता देंगे कि कैसा प्रोफेसर है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सुपरवाइजर जो है ना, वो सबसे ज्यादा मेन रोल करता है आपकी पीएचडी में या मास्टर्स डिग्री में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एडमिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप जिस प्रोफेसर के साथ आ रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट्स के साथ, टुवर्ड्स स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड कैसे दे रहा है, तो ये सारी चीजें आपने वेरीफाई करनी है। नहीं तो अगर लेट्स से अगर एक बंदा है, वो मतलब उसने चीजें वेरीफाई नहीं की और वो कोरिया आ गया, ठीक है, अब कोरिया आ गया है और लेट्स से उसके कुछ मतलब मामला प्रोफेसर के साथ नहीं चल पा रहे, तो क्या वो मतलब उन्हीं मतलब जो उनकी आपस में केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, उसको साथ लेके वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं? नो, क्योंकि टाइम, पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, 3 से 5 साल है, और अगर आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही फ्रॉम डे फर्स्ट या फर्स्ट सेमेस्टर से आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 5 साल वहाँ पे गुजार सकते हैं, और आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में टाइम नहीं गुजार सकते। एक प्रोफेसर का स्ट्रेस, ऊपर से पीएचडी का स्ट्रेस, तो ये दोनों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, सबसे बड़ा मसला यही है। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा कि बैकग्राउंड प्रोफेसर का और आपका मैच होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि बिहेवियर प्रोफेसर का। तो अगर एक बंदा आ जाता है, उसको प्रोफेसर का बिहेवियर बाद में पता चलता है, तो वो क्या करता है, स्विच करने की फिर कोशिश करता है, या अगले सेमेस्टर जो है ना वो वापस चला जाता है। इस तरह के केसेस हमने एक्सपीरियंस किए हैं इन 7 सालों में। स्विच करना इजी है? स्विच करना इजी है, लेकिन उस केस में क्या होता है कि अगर आप कोरिया में हैं और कोरिया में किसी प्रोफेसर के साथ पास अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा कि आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। वो आपसे एक जो करंट प्रोफेसर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेगा, और यहाँ पे इनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो अगले मिनट ही वो प्रोफेसर को कॉल भी कर लेगा, तो वो वहाँ से रिकमेंडेशन देगा कि भाई ये स्टूडेंट जो आपका स्टूडेंट है मेरे साथ कांटेक्ट में है, क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे आपके प्रोफेसर, जो करंट प्रोफेसर है ना, उसका जो आंसर है ना वो मैटर करता है। अगर वो कहता है ठीक है आप रख लो, तो वो रख लेगा, अगर वो कहे नहीं तो वो स्टूडेंट उसको नहीं लेगा, प्रोफेसर मतलब फिर आपको वापस ही जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब फिर आपने या डिफरेंट कंट्रीज जो है ना वो एक्सप्लोर करनी है, या आपके पास वापस जाने का रास्ता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप आपने पीएचडी से कंप्लीट की, और उसके बाद आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं। आप जो है सेम डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट है? जी, सेम डिपार्टमेंट में। सेम डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो मतलब लेट्स से मतलब कितना डिफिकल्ट है एक स्टूडेंट के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन के वो सेम डिपार्टमेंट में अपने लिए जॉब भी फाइंड कर ले आफ्टर पीएचडी या मास्टर्स के बाद भी पॉसिबल है जॉब? मास्टर के बाद थोड़ा सा मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर प्रोफेसर आपको रखना चाहते हैं तो एज ए रिसर्चर रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जो चाहते हैं कि मैं पीएचडी आपके साथ कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझे एक सेमेस्टर जो है ना वो आप एक्स्ट्रा टाइम दे दें डिग्री के बाद, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर क्या हो जाता है, उसको वो एज ए रिसर्चर रख लेते हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं कहीं और से जाके पीएचडी कर लूँ, तो उस केस में वो एक सेमेस्टर प्रोफेसर से मांग लेते हैं एक्स्ट्रा, और उस टाइम पे वो एज ए रिसर्चर काम कर रहा होता है, उसका वीजा टाइप भी चेंज हो जाता है, E3 पे चला जाता है। और अगर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास 3 अपॉर्चुनिटीज मैं कह सकता हूँ कि कोरिया में होती है। एक वहीं वो के पोस्ट डॉक कर ले, कहीं से भी कर ले, इधर से या किसी और यूनिवर्सिटी से। फिर दूसरा है कि वो इंडस्ट्री में चला जाए। तीसरा होता है कि वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी उसको रख ले एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर जैसे हमारे केस में था तो ये एडवर्टाइज करते हैं सारे पोजीशंस जो भी है, यहाँ पे रूल है इनका। तो एडवर्टाइजमेंट के बाद वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन जो है ना वो आती है, लेकिन वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने जो यहाँ के इनके ग्रेजुएट्स हैं, और उनको पता है कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं, तब वो जाके वो अपने डिपार्टमेंट से अपने जो नए ग्रेजुएट्स हैं वो हायर कर लेते हैं।
और इसके अलावा अगर एज आप फॉरेन प्रोफेसर, इसकी फिर दो टाइप्स हैं, एक है टेन्योर ट्रैक और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो ये एक्चुअली कुछ यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करती है और कुछ टेन्योर ट्रैक पे हायर करती है। और अगर आप दोनों सिचुएशंस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप क्योंकि पीएचडी में आप डिपेंडेंट होते हैं प्रोफेसर पे, फिर जब जैसे आप जॉब में आते हैं पोस्ट डॉक में भी आप प्रोफेसर पे डिपेंड होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप प्रोफेसर पे डिपेंड नहीं होते, वो आप यूनिवर्सिटी आपको सैलरी दे रही होती है। उस केस में यहाँ पे अर्ली रिसर्चर्स को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए इनके पास दो डिफरेंट प्रोग्राम्स होती हैं। एक है यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो आपके रिसर्च को सपोर्ट करती है, वो हर यूनिवर्सिटी में है। जैसे डिफरेंट अमाउंट्स है, अगर आप कोई पब्लिकेशन कर रहे हैं तो वो आपको इंसेंटिव देंगे, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, और वो काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। दूसरा गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो भी अर्ली रिसर्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें स्पेशली लिखा होता है कि ओनली फॉर अर्ली रिसर्चर्स। उसमें एक्सपीरियंस प्रोफेसर अप्लाई ही नहीं कर सकते, और उसमें ये भी लिखा होता है कि ओनली फॉरेन प्रोफेसर्स। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आप विन कर जाते हैं वो प्रोजेक्ट, सपोज 1, 2, 3, 4 साल के लिए है, तो आप इवन स्टूडेंट्स भी हायर कर सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फॉरेन प्रोफेसर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो आपको फिर ये प्रोवाइड भी करते हैं गवर्नमेंट। पहले यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उनके लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आपको गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज। तो वो डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितना एक्टिव है, और ये सारी चीज़ें कैसे वो अपने लिए यूटिलाइज करता है ये सारी चीज़ें। तो सारा प्रोसेस हो गया एडमिशन का, उसके बाद आप अब कोरिया में आ गए। जी जी। अब क्या होता है कि मतलब कुछ लोग मतलब उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि मतलब आप तो किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो उधर किस किस्म का जो है वो एक तो लेट्स से क्या उसे बोलते हैं कल्चर भी कह सकते हैं, और वो सडन चेंजेस आ जाती हैं लाइफ में। ऑब्वियसली अब एक बंदा है वो मतलब हम मतलब एज अ स्टूडेंट आपके घर में रूटीन बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है ना, सब कुछ आपको बैठे बिठाए मिल रहा है, आप जैसे ही आप कोरिया में आ गए। अब आपने जब आप कोरिया में आए हैं तो मतलब आपके पास कुछ ऑप्शन इस तरह का होता है कि आपने यहाँ यूनिवर्सिटी गाँव में रह रहे हैं, यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बाहर किसी सेपरेट कोई इधर वन रूम बोलते हैं, आप उधर रूम ले लें। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? जैसे आप आए हैं तो आपने क्या यूनिवर्सिटी गाँव में? मैंने एडमिशन के टाइम पे ही डॉम सेलेक्ट किया था, तो जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ पे तो हमने एक सेमेस्टर डॉम में गुजारा था। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जब हम यहाँ की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके थे तब हम फिर बाहर आ गए, वन रूम हमने लिया, फिर हम वन रूम में ही रह रहे थे। सही हो गया। ऑब्वियसली जब वो मतलब खाने के बगैर तो बंदा नहीं गुजारा कर सकता, तो वो अब क्या है कि अब जब आप इधर आ गए हैं, ऑब्वियसली आप लैब की भी कुछ टाइमिंग, आपकी लैब की टाइमिंग रूटीन के साथ आपने अपने आप को एडजस्ट करना है ना खाने की, वो आपने कैसे एडजस्ट किया? सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, डॉम मैंने क्यों छोड़ा। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे मल्टीपल कल्चर के लोग होते हैं, कंट्रीज के लोग होते हैं, तो वहाँ पे किचन कॉमन होता है, और कॉमन किचन में जो चूँकि डिनर की टाइमिंग या लंच की टाइमिंग सेम होती है, तो कोई बंदा क्या बना रहा होता है, कोई क्या बना रहा होता है, तो हमें वो हलाल और हराम वाली चीज़ों का जो खुशबू होती है या बदबू होती है उससे हमें थोड़ा सा मसला होता था, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे। तो ये चीज़ थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल डाउन्स में जो है ना वो किचन अवेलेबल नहीं होता, और कुछ में होता है। और आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा ये था कि आपने कैसे एडजस्ट किया, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब आप आ गए हैं तो आपकी लैब की भी कुछ टाइमिंग होगी, मतलब ऑब्वियसली प्रोफेसर्स कोरिया में तो मतलब पीएचडी करना है, मास्टर्स करना है, स्टार्ट का जॉब, आपको कुछ टाइम है, आपने सुबह उस टाइम पे अपनी लैब पहुंचना है, उसके बाद एक रूटीन है, मतलब कोरियंस क्या करते हैं 9 बजे सुबह आ जाएंगे, उसके बाद 12 बजे वो लंच के लिए चले जाएंगे, 6 बजे वो डिनर के लिए चले जाएंगे। तो आप हम लोग जो है सुबह नाश्ता तो चलो ठीक है कर लिया, लेकिन उसके बाद 12 बजे वाला खाने का टाइम तो डिफरेंट है, उसके बाद रात का खाना भी 9 के बाद वाले सिस्टम, तो वो कैसे एडजस्ट किया? वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 महीना। आपका जो सारा रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और यहाँ का 4 घंटे का डिफरेंस है, हम 4 घंटे आगे हैं, तो वो डिफरेंस आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा असर ले आता है। तो टाइमिंग के हवाले से ये लोग थोड़े से
स्ट्रिक्ट है कि आपने टाइमिंग को फॉलो करना है। कुछ लैब्स में 9 to 9 है, कुछ लैब्स में 9 to 6 है, और उसमें आपने जो बताया कि 12 से 1 लंच है और 6 से 7 डिनर है। अब लंच तो खैर है, क्योंकि नॉर्मली हम पाकिस्तान में 1 बजे के करीब करते हैं तो इतना मसला नहीं है, लेकिन वो जो 6 बजे वाला रूटीन है वो थोड़ा सा मेंटेन करना स्टार्ट में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 6 बजे अगर हम गर्मियों की बात करें तो यहाँ पे असर हम पढ़ चुके होते हैं और मगरिब के लिए बहुत टाइम होता है, 7 साढ़े 7 के करीब होता है, तो ये थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद आप क्या हो जाते हैं, आप आदी हो जाते हैं और उनके कल्चर को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि आप उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप लंच भी 12 से 1 में करेंगे और फिर 6 से 7 में आप डिनर भी करेंगे। बिल्कुल आप टाइमली के साथ आप एडजस्ट हो जाते हैं। और जो बाकी चीजें जो हमने ध्यान रखना होता है यहाँ पे हलाल और हराम। एग्जैक्टली ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अब मतलब खाना तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स में तो आप नहीं खा सकते ना, कोरियंस क्या करते हैं, ये बस जाएंगे बाहर जाकर रेस्टोरेंट से खाना खा लिया। क्या कोरिया में जो है हलाल फूड जो है वो ढूंढना या खरीदना आसान है कि उस मामले में आपकी क्या राय है? जिस टाइम पे हम आए थे 2017 में, उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल था, हमें खुद जाना पड़ता था। यहाँ पे एक करीबी मार्ट था तो वहाँ से लेते थे। आजकल के दौर में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं और हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ले रहे हैं, और वो सारी जो एप्लीकेशन है या पाकिस्तानी चला रहे हैं या बांग्लादेशी चला रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सारा हलाल होता है। गोश्त भी लेना है या चिकन भी लेना है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत फास्ट है, हम बहुत ही कम मार्केट जाते हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो दूध हो गया सपोज इस तरह की चीज़ें लेने जाते हैं। अदरवाइज जो मोटी मोटी चीज़ें वो हम सारी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इवन यहाँ तक कि हम फ्रूट्स भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आजकल कूपन से। तो लाइफ के साथ आपने एडजस्ट होना है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने एडजस्ट करनी है। और हलाल रेस्टोरेंट्स यहाँ पे है, हर सिटी में जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहाँ पे अवेलेबल है हलाल रेस्टोरेंट्स। वो नेपाली भी चला रहे हैं, पाकिस्तानी भी चला रहे हैं, तो हम मतलब वहाँ पे जाके खा सकते हैं इजीली। सही हो गया। और अब इसमें ये आ जाता है कि ऑब्वियसली आप बाहर रह रहे हैं, आप खाना भी अपना खुद मैनेज कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली आप क्योंकि पीएचडी कर रहे हैं तो आपको पीएचडी महसूस कर रहे हैं तो आपको कुछ सैलरी या स्टाइपेंड जो है वो प्रोफेसर की तरफ से मिलता है। क्या वो सैलरी या स्टाइपेंड जो है वो एनफ होता है कि आप अपने सारे लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कवर करने में आसानी से? हाँ, और उसमें जो नॉर्मली जो एक चीज़ है डिफरेंट सिटीज़ में ये स्टाइपेंड जो है ना वो डिफरेंट है, वेरी करता है। अगर आप बड़े सिटी में हैं तो आपकी स्टाइपेंड ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपके आदाद ज़्यादा है, वहाँ पे हाउस रेंट ज़्यादा है, तो उस लिहाज से आपकी रेंट वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा होगा, तो उसके लिहाज से आपको क्या करेंगे, प्रोफेसर पैसे भी ज़्यादा देगा। अब अगर हमारे सिटी की बात करें ग्वांगजू की, तो इसमें थोड़ा से एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो उस लिहाज से प्रोफेसर आपको फिर एक अमाउंट डिफरेंट अमाउंट देता है, लेकिन वो भी इनफ होता है। इवन फैमिली के लिए भी वो इनफ होता है। अगर आपकी फैमिली है, 1-2 बच्चे हैं, तब भी उसके लिए इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। आप उसमें आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि फिर सेविंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इस माइंड सेट के साथ आएंगे पीएचडी या मास्टर करने के, हम यहाँ पे पैसे बचाएंगे या पैसे कमाएंगे, तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पे आए हैं सिर्फ मास्टर या पीएचडी के लिए, तो आपने यहाँ पे फोकस करना है अपनी एजुकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो अदर कंट्रीज जैसे यूरोप, क्योंकि लोग ज़्यादातर यूरोप को प्रेफर करते हैं, वो यहाँ वहाँ से कोरिया का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कि आप पार्ट टाइम वर्क काम कर सकते हैं, और वो भी 20 घंटे अलाउ है। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि हमारे किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो। उसकी रीज़न यही है कि हम सबको इतना मतलब लैब से काम मिलता है या आप कह लें कि तो स्ट्रेसफुल काम होता है, तो हम ज़्यादातर अपना टाइम क्या करते हैं, लैब में ही गुजारते हैं और अपना काम या टास्क जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। हमारी वीकली मीटिंग्स होती है प्रोफेसर के साथ, वीकली सेमिनार होते हैं, तो थोड़ा सा वो इंगेज रखते हैं हमें। और इस इंगेजमेंट का यही फायदा होता है कि आप टाइमली जो है ना वो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, और विद सफिशिएंट नॉलेज और विद सफिशिएंट जो आपका प्रोफाइल है वो आप बन जाता है, आपका अच्छा प्रोफाइल। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये है कि अब आपको तकरीबन 7 साल हो गए, हाँ जी, ठीक है। डू यू स्पीक कोरियन? नहीं। आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं उन लोगों से जैसे पाकिस्तान में जो कोरियन बोल लेते हैं? क्योंकि अभी आपने बात की कि आप जॉब नहीं कर सकते या कर सकते हैं 30 घंटे अगर आप जॉब कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप जॉब के लिए मार्केट में जाते हैं
आपको कम्युनिकेट तो करना बिल्कुल। पड़ेगा ना, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? अब आप बिल्कुल अगर कोई नहीं बोलते तो अगर आप पूरी नहीं बोल सकते तो आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाता है। वो तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है, हम्म। लेकिन वो तो एक जॉब वाला सिनेरियो अगर है। आपने- आपकी वर्क प्लेस पे आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मतलब ऑब्वियसली फेलो स्टूडेंट्स जो हैं आपके कोरियन अगर से, तो अगर वो उनके साथ आप कैसे करते हैं, मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना एकेडेमिया में, ज्यादातर उन लोगों से होता है जिनको इंग्लिश आती है। तो इसलिए हमें ये जरूरत भी नहीं महसूस हुई कि हम इंग्लिश सीख लें। लेकिन जब भी हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तब हमें जाके वहाँ पे महसूस होता है कि भाई लैंग्वेज जो है ना बहुत जरूरी है। लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने सपोज लॉन्ग टर्म रहना है, जैसे अभी मैं रह रहा हूँ लेकिन मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी, मतलब थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किधर जाना है, वो सारी सिंपल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट कम्युनिकेशन फिर हम नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज इज अ प्लस। अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे एकेडेमिया से इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के जॉब आपको कोरियन आनी चाहिए और उसके अपने लेवल हैं। वो कहते हैं अगर ये लेवल है तो हम आपको रख सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो आपको इंग्लिश बेस पे भी रख सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने इधर रहना है और डिग्री कंप्लीशन के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्री में जाऊँ, तो आपको लैंग्वेज जो है ना वो सीखना जरूरी है। और उसके लिए कोरियन गवर्नमेंट जो है ना वो फ्री क्लासेस भी अरेंज करती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में इमिग्रेशन वाले एक इमिग्रेशन का प्रोग्राम होता है जो हर सेमेस्टर वो क्या करते हैं, लैंग्वेज क्लास अरेंज करते हैं। और वो सबसे आसान तरीका वही है। उसमें एग्जाम भी होता है और वो गवर्नमेंट जो है ना वो उसको एक्सेप्ट भी करती है, और वो लेवल्स करना वो सबसे आसान है। तो ये सारी चीज़ें इसमें असल में मतलब अब लेट्स से अगर आप जुबान नहीं बोल पाओ ना, तो क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब लेट्स से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि कैसे बंदा अपने आप को एडजस्ट करता है ना। उसमें ये है कि मैं मतलब जो है ना, मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है ना, मतलब मैं 2017 में मैं कोरिया में आया। अब उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था चीज़ों का इधर इस तरह ना। तो वो आउटिंग के लिए हम लोग गए हैं, राफ्टिंग की है, वो समंदर में कपड़े शपड़े सारे गीले किए हैं। उसके बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी है कि उन्होंने ऑलरेडी हमें बोला हुआ था जी कि आपने अपने जो साथ जो है ना कपड़े लेके आने हैं, जो आप बाद में चेंज करेंगे शावर के बाद। हम सब कुछ सारे जो है चले गए शावर लेने के लिए। अब मैं खड़ा देख रहा हूँ कि मैंने कहाँ जाना है शावर के लिए। तो अभी वो जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी, फीमेल थी, वो आई है, वो मुझे ले गई है एक साइड पे कि इधर से आप अंदर चले जाओ लेफ्ट साइड पे। अब मैं जैसे मैं अंदर गया हूँ तो सारे लोग जो है वो नंगे शावर ले रहे हैं। अब मैं पीछे देखता हूँ तो पीछे फीमेल जो है वो भी चले गई है, और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बनी है आपके साथ? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन से तो मैं मतलब मेरी सिचुएशन में सब नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबल है। अगर आप इस तरह इनके जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं आप ज़्यादा जानते हैं और आप जाते भी हैं उसमें, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज मतलब थोड़ी सी भी नहीं आती, तो फिर आप जिस तरह का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपके साथ हो सकता है। क्योंकि जो आपके वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो भी प्रोग्राम लीड कर रहे हैं वो कोरियन में बात करते हैं। इवन तो अगर वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं तो वो कोरियन में ही बात करेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम का मकसद होता है वो होता है कल्चरल एक्सचेंज। तो वहाँ पे आप जो है ना वो कोरियन ही सीखने या कोरियन कल्चर सीखने ही जा रहे हैं, तो वो आपसे कोरियन में ही बात करेंगे। इवन तो अगर वो इंग्लिश जानते भी हो तब भी आपसे नहीं बोलेंगे। तो ये एक रीजन है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो मैं रिकमेंड करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, ताकि वो कल्चर जो है ना वो सीख सकें। सही। अब जब कल्चर की बात आती है तो कुछ अर्सा पहले ऐसे ही सोशल मीडिया पे एकदम पोस्ट सामने आती है कि गुजरांवाला में BTS आर्मी का एक पोस्टर लगा हुआ है, कोई जंगकुक नाम का कोई जो उनका मेंबर है, उसको किसी ने बर्थडे विश करने के लिए पोस्टर लगाया है। अब मुझे तो जो है कोई आइडिया नहीं कि कौन है ये बंदा ना, और ऑब्वियसली कोरिया से कर रहा है BTS आर्मी सब। आपका कोई है कुछ इस तरह का इंटरेस्ट, K-pop, BTS, कुछ इस तरह कुछ मिलता जुलता कुछ चीज़? ऑनेस्टली मैंने आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने BTS का कोई गाना भी सुना होगा।
और जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया था तो मैं आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि मैं लोगों से जिन से मेरे इंटरेक्शन हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे बीटीएस के बारे में, बीटीएस के जो मेंबर्स हैं उनके नाम बता रहे थे, जबकि मुझे नहीं पता था उनके नेम्स के बारे में। तो मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, मतलब इतना क्रेज है। इवन पाकिस्तान के अलावा भी अगर मैं किसी और नेशनलिटी की बात करूं, अगर मेरी उनसे मुलाकात हो जाए बाई चांस इधर उधर, तो वो सारे कहते हैं कि बीटीएस के पॉप के ड्रामाज वो सारे देखते हैं, लेकिन मैंने आज तक इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। कोई जो मशहूर मूवीज आती हैं वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये के पॉप के ड्रामाज इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी रिसेंटली स्क्विड गेम आया। हाँ, स्क्विड गेम मैंने देखी थी, क्योंकि वो मैंने तभी देखी जब वो ज्यादा हाइप पे आ गई, ज्यादा मशहूर हो गई, तभी जाके मैंने देखी थी। मैंने कहा मैं भी जरा एक्सपीरियंस करूँ। सही हो गया। अब अगर देखा जाए, अगर कोरिया को पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए, अब कोरिया एक छोटा सा रहा, वो छोटा सा रहा। ऑब्वियसली अब क्योंकि आप एज अ रिसर्चर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब काम कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे आपने ट्रैवलिंग की होगी। तो एक्सेप्ट ये जो कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की ट्रैवलिंग के अलावा आप मतलब कितना कोरिया एक्सप्लोर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, आपको क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो नॉर्थ साइड आपको पता है वो मतलब एक एक्सट्रीम है हमारे पास ना, कोरिया भी तकरीबन छोटे मोटे, मतलब आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आपको सामने कोई मतलब या पहाड़ नजर आ जाएगा, या थोड़ा सा आगे जाएंगे तो समंदर मिल जाएगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना है, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना है या मतलब एज अ जनरल? अगर इन जनरली जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही छोटा कंट्री है, और मैं थोड़ा सा मजीद ऐड कर देता हूँ कि अब आप तो एज अ स्टूडेंट है ना इधर, अब एक ऑब्वियसली आप जुबान नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा चाह रहा है कि जी मैं कोरिया वैसे घूमने चला जाता हूँ पाकिस्तान से जैसे, आप उसको जुबान का तो ऑब्वियसली कुछ अगर कुछ अर्सा के लिए थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो जुबान नहीं है, तो मूव करना इधर कितना आसान है, कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? कोई इसमें कोई मतलब मसला आता है? बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे इनके सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। मेनली जो इनके कुछ एप्लीकेशन है, अगर इनके अपने मैप्स के एप्लीकेशन है तो वो भी इंग्लिश में है, आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। गूगल मैप के अलावा इनका जो ककाओ मैप है या नेवर मैप है वो इंग्लिश में आप उसको कर सकते हैं। ट्रेवलिंग बिल्कुल नए बंदे के लिए बहुत ही आसान है। अगर आप कहीं पे गलत हो जाए, अगर आप किसी से पूछें तो ये इतना हेल्प करेंगे आपको, इवन दो अगर जगह करीब है और आप गुम हो गए तो आपको घर तक पहुंच जाएंगे। तो इतने मतलब आप कोऑपरेटिव हैं और फॉर्मर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। सही हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में जो है वो मुलाकात होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।